जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो दोस्तों आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशनल जो कमेंट होते हैं वो वीडियो के नीचे डालते हैं। तो उन्हीं में से ये एक कमेंट उठाया जो मुझे काफी अच्छा लगा कल। इसमें ये बात की जा रही है कि आप लोग चीजों को विजुअलाइज करना अगर एक बार स्टार्ट कर देंगे, यानी कि चीजों को फील करना एक बार स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आप लोगों को मोटिवेशन जो है आप लोग के अंदर से ही मिलने लगेगा। बात की जा रही है कि मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं, यानी कि जिस किराए के कमरे पर आप लोग रहते हैं, जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अपनी जो एक स्टडी जोन में होते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए और किराए का कमरा लेकर वहां पर रहते हैं। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं। इसी के साथ में बोला गया कितनी सुंदर होंगी वहां दीवारें। ठीक है, तो दीवारें उस महल की कितनी सुंदर होंगी, बस ये सोचकर नींदें गवा रहा हूं। यानी कि उस टाइम पर ये सोचकर कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, उसको ये सोचकर ये समझकर ही मुझे नींद नहीं आ रही है और अंदर से एक्साइटमेंट आ रहा है पढ़ने का। ये चीजें कब होंगी? ये चीजें तब होंगी जब आप लोग उन चीजों को फील करना स्टार्ट करेंगे। एक बार सोचे तो सही, जो भी पोस्ट आप लोग लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में एक बार सोचे कि आप लोग वो बन गए हैं तो कैसी फीलिंग आएगी आप लोगों को। आप लोगों के घर वाले खुश हैं, आप लोगों के यार दोस्त रिश्तेदार खुश है, पार्टी कर रहे हैं आप लोग। तो जब भी पढ़ने का मन न करे, एक बार वो थॉट, वो विचार अपने दिमाग में लाइए और आप लोग देखिए कि आप लोगों का जो काम करने का जो एनर्जी है वो एकदम बढ़ जाएगी। आप लोग तुरंत अपना जो भी आप लोगों का जो ढीला ढाला मूड था वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आना। तो अपने अंदर से मोटिवेशन आप लोग लेकर आओ, किसी चीज के ऊपर डिपेंड रहे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा तो ही आप लोग मोटिवेट होंगे। तो बड़ी ही प्यारी कोटेशन थी, काफी अच्छी लगी मुझे। कई सारी कोटेशन आप लोग शेयर करते हैं, कई सारी कहानियां भी आप लोग शेयर करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है इरमिंगर सी। इरमिंगर सी कहां पर लोकेटेड है, जाकर इसको निहारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है, काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, आप लोगों को भी इतना ही मजा आएगा सुनने में। तो आइए आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो यहाँ पर ओनली फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है। हम लोग स्टेट के फाइनेंस कमीशन के बारे में भी जानेंगे और बाकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल और इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये बिहार के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा, इलेक्शन में क्या क्या कंडीशन अभी देखने को मिली, क्या क्या सिचुएशन बनी। तो इसको भी कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ इंपोर्टेंट बातें कि आसपास में चल क्या रहा है। तो एक ओवरव्यू यहां पर दूंगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से क्या क्या चीजें चल सकती हैं। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वाला, और ये वाला भी हेल्थ के बारे में और ये वाला भी हेल्थ के बारे में। तो हालांकि आर्टिकल को अलग अलग मैं डिस्कस करूंगा, पर लेकिन किसी में कोविड-19 की दवाई के बारे में बात की जा रही है, तो हम लोग किस फेज पे हैं और उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो किसी में यहां पर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है किस तरीके से हम लोग जो बच्चे हैं आज के में कोविड-19 के चलते जो जूझ रहे हैं उनके साथ में उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों को जानने को मिलने वाले हैं। तो कई बार आंसर राइटिंग में आप लोगों को इस तरीके के पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं। और कई बार प्रीलिम्स के फैक्ट भी आप लोगों को आर्टिकल के बीच में से मिल जाते हैं और यही आप लोगों की एक समझ बढ़ाते हैं। अगर आप लोग इस न्यूज़पेपर का डिस्कशन सुन रहे हैं ना इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब ये समझिए एक नॉर्मल जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे आप लोग काफी ऊपर बढ़ चुके हैं, अगर आप लोग यहां पर आकर चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को स्पेशल फील करा कीजिए, ये भी आप लोगों को एक मोटिवेशन देगा। सारे लेक्चर की जो भी पीडीएफ है आज तक का यहां पर प्रोवाइड करा दी गई है। इवन पॉलिटी के जो सारे लेक्चर हैं उनकी भी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले शेयर किए, तो यहां पर जाकर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर कनेक्ट रहना है तो वीर तालियान सर्च कीजिए। ओके, ये कार्टून है, इसके बारे में जानेंगे। और ये डेटा पॉइंट है बिहार के इलेक्शन के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू में आप लोग को बिहार के इलेक्शन के बारे में ही दे देता हूं। सबसे पहले तो आप लोग कार्टून देखें। यहां पर हम लोगों ने बात की थी कल यहां पर कार्टून के बारे में कि इनको आशीर्वाद दिया गया मोदी जी के द्वारा। तो मोदी जी को यहां पर एज ए बाबा दिखाया गया है कि मोदी बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं हार गए, पर लेकिन यहां पर इनका आशीर्वाद जो है वो काम कर गया। ठीक है, तो एक जगह जो है चलिए सही हो गया एक जगह हार गए, एक जगह जीत गए। तो क्या जीत क्या हार एक बार देख लेते हैं। अभी यहां पर बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ तो एनडीए जो यहां पर बीजेपी का जो गठबंधन ग्रुप है वो यहां पर जीत कर आया। तो यहां पर इसको टोटल जो है वो 125 सीट मिली, तो यानी कि मेजोरिटी सीट इनके पास में हो गई। टोटल 243 में से यहां पर 125 सीट इनके पास में आई, यानी कि फुल मेजोरिटी के साथ में एनडीए गठबंधन जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो यहां पर पार्टी बनाएगा, एक तरीके से गवर्नमेंट बनाएगा। और बाकी जो महागठबंधन था
महागठबंधन को टोटल मिलाकर 110 सीट मिली, यानी कि महागठबंधन जो है वो थोड़ा पीछे रह गए यहां पर। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। तो यहां पर अगर बात करें इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो काफी ज्यादा जोर लगाया गया महागठबंधन के द्वारा भी। और एक आर्टिकल है इसी के बारे में जो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा। वो इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह बात की जा रही है कि पहली बार हमारी कंट्री में जो इंप्लॉयमेंट है, यानी कि एक तरीके से जो जॉब है, उसके ऊपर इतना फोकस दिया गया जो आज तक नहीं दिया गया था। और ये सारा काम किसके द्वारा किया गया? ये महागठबंधन के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर इसमें यह रोल प्ले किया गया। तो इसमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में यहां पर कि जो महागठबंधन है उसने इतने शानदार तरीके से यहां पर रोल प्ले किया बिहार असेंबली के इलेक्शन में कि फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जो है वो इलेक्शन इशू बन गया। यानी कि इलेक्शन के बारे में इलेक्शन में बात की जा रही है इंप्लॉयमेंट के बारे में। वरना नॉर्मली क्या होता था, इस पॉलिटिकल पार्टी ने देश बर्बाद कर दिया, ये पॉलिटिकल पार्टी देश बर्बाद कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी देश को बचाएगी। तो ये मुद्दे ज्यादा हुआ करते थे, इनके एक दूसरे को गाली गलौज देने में निकल जाते थे। पर लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है मुद्दा बनाया गया, बेरोजगारी अब की बार यहां पर। तो ये एक अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि आज की डेट में जितने ज्यादा यूथ जो अनएम्प्लॉयड हैं, आने वाले टाइम में वो भी इस मुद्दे को समझ पाएंगे अच्छे से। और कहीं ना कहीं जिसको बार बार छुपा दिया जाता था जब भी कोई इलेक्शन होते थे, जैसे आप लोग समझिए 2019 का इलेक्शन मुझे सबसे जो इरिटेटिंग इलेक्शन इसलिए लगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्टिव बात हुई नहीं 2019 के इलेक्शन में। 2014 के इलेक्शन में जब मोदी जी इलेक्शन जीत कर आए थे, तो उस टाइम पर जब कैंपेन चल रहे थे, तो एक आशा की किरण जग रही थी काफी अच्छे वाली कि हाँ यार कंट्री में एक अच्छे लीडर आ रहे हैं, काफी अच्छे से जो बच्चों की जो जॉब वगैरह है उसको एक तरीके से प्रोवाइड कराएंगे और भी काफी अच्छे काम करेंगे। हालांकि कुछ काम इनके द्वारा किए गए जिन पर ये अच्छे खरे उतरे, पर लेकिन कुछ काम ऐसे थे जिसको इन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी करती थी। तो वो कंडीशन देखने को मिली। पर 2019 का इलेक्शन जो कि सबसे ज्यादा फोकस इंप्लॉयमेंट पे होना चाहिए था, तो वो कहां पर बन गया? वो बन गया राम मंदिर, इलेक्शन के इशू, नेशनलिज्म जो हो गया बेसिकली कि हमारी कंट्री और पाकिस्तान, वो सारे मुद्दे यहां पर 2019 के इलेक्शन को उठाकर ले गए। बाकी किनको जॉब मिल रही है, कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, कि इकोनॉमी की हालत कैसी है, तो जो रियलिस्टिक मुद्दे थे वो सारे यहां पर दबा दिए गए इन चीजों के द्वारा। तो ये सारी इस तरीके की हरकतें नॉर्मली इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। और हमारी कंट्री में नहीं, किसी भी कंट्री में जाएंगे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने पुराने जो कारनामे हैं उनको छुपाने की कोशिश करती है। तो यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेशनल सैंपल सर्वे, इसके द्वारा यहां पर जब हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई, तो ये भी यहां पर उसका डेटा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। फार्मर कितने सुसाइड कर रहे हैं उसका डेटा रोकने की कोशिश की गई। यानी कि मैक्सिमम जो डेटा थे यहां पर जिनसे लगता था कि एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क लगेंगे और उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो सारे डेटा रोक दिए गए। पेंडेमिक जो है उसने रही सही हालत पूरी खराब कर दी और नेशनल लॉकडाउन ने तो लोगों की कमर तोड़ दी। ऐसी सिचुएशन यहां पर बन गई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ गया। बिहार में मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स थे जो बाहर थे, दूसरे एरिया में काम कर रहे थे, अलग अलग राज्य में गए हुए थे, वो लोग वहां से वापस आए। और इसी के साथ में जो यूपी और बिहार जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर जो बाहर से माइग्रेंट आए यहां पर, तो काफी लार्ज स्केल पर डिसअपॉइंटमेंट उनको अंदर भी देखने को मिला। तो पहली बार जो यहां पर अपोजिशन के जो लीडर बन गए यहां पर जो तेजस्वी यादव, उनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बोला गया बिहार के इलेक्शन में कि जो जॉबलेसनेस है, यानी कि जिसको फोकस ही नहीं देते थे कि जॉब के बारे में, इनके द्वारा काफी बड़ा मुद्दा उठाया गया। इवन बोला भी गया कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है वो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में यहां पर लेकर आएंगे अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो 10 लाख जॉब तो नहीं मिलेगी क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं, तो ये तो एक अलग बात है। पर लेकिन अनाउंस करना और उसको इंप्लीमेंट करना वो भी एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दावे किए जाते हैं सबके द्वारा कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कौन इंप्लीमेंट करता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। पॉलिटिशियन हमारी कंट्री में मुझको आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है, जब उनको पता है कि ये तुम्हारा करियर है, जब उनको पता है कि इसी के ऊपर तुम्हारी जिंदगी चल रही है, फिर भी ये जनता के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? आखिर मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, मतलब आखिर कैसा क्या चलता है इनके दिमाग में कि ये जो है उस चीज को बस इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कंडीशन जो भी है पता नहीं, आज तक तो समझ में आई नहीं, आगे देखते हैं समझ में आती है नहीं आती है। मतलब भूल जाते हैं जनता को, जो पोस्ट उनकी वैसे भी बैठे हुए हैं जहां पर, वहां जाते ही जनता को भूल जाते हैं कि जनता कौन है। तो ये सारी सिचुएशन एक अलग ही माहौल क्रिएट करती है। दूसरा, एक और इलेक्शन हमारी कंट्री में देखने को मिला, ये बाईपोल था मध्य प्रदेश के अंदर। तो बाईपोल वो इलेक्शन होता है जब आप लोग यहां पर नॉर्मली एक टाइम ड्यूरेशन जो 5 साल का होता है उसके बीच में अगर सीट खाली हो जाती है, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उसकी सीट खाली हो गई, इसी के साथ में कोई यहां पर किसी की डेथ हो गई या किसी ने जो अपनी जो पर्टिकुलर सीट है उससे रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस टाइम पर खाली सीट हो जाती है, तो बाई इलेक्शन के थ्रू भरी जाती है। तो यहां पर बाई इलेक्शन में 16 सीट जो है वो यहां पर बीजेपी जीत कर आई। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अब मध्य प्रदेश के अंदर जो लग रहा था गवर्नमेंट आगे चलेगी या नहीं चलेगी, जो कि यहां पर कांग्रेस को हटाकर अभी ये पावर में आई थी, तो उसमें चलते 230 मेंबर की जो असेंबली है उसमें 123 सीट जो है वो बीजेपी के पास में हो गई, यानी कि फुल मेजोरिटी अब इनके पास में हो गई है।
एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि राज्य जीतकर आई है यहां पर भी फिलहाल गवर्नमेंट, जो यहां पर जो एनडीए गवर्नमेंट है, पर लेकिन जो डेटा पॉइंट है वो ये बता रहा था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें ये बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर यहां पर इलेक्शन के बारे में आप लोग बात करेंगे तो जो वोटिंग शेयर है वो यहां पर कम हुआ है बीजेपी का, अगर आप लोग 2019 के इलेक्शन के बाद में बात करें तो। यानी कि लोगों के मन में गुस्सा है, जितना एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उतनी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर आर्टिकल को एनालाइज किया गया है, तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि फिर से जो है कुछ ऐसी चीजें आगे निकल कर आ रही हैं कि जो नेशनल लेवल की चीजें हैं खासकर उनको स्टेट लेवल पर एक तरीके से थोपने की कोशिश की जाती है। एक स्टेट लेवल पर जो राजनीति चल रही है, स्टेट में क्या चल रहा है उसको ज्यादा है अच्छे से तवज्जुह ही दी जाती है। तजब्बू चलिए जो भी है, ठीक है। तो ये थी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो सारे जो न्यूज पेपर में फैली हुई है, तो इसके बारे में याद ये रखेगा। बाकी एक और छोटी सी न्यूज है जो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, यह है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में। तो 20वीं मीटिंग यहां पर देखने को मिली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में पहली बार यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो चाइना के जो यहां पर लीडर हैं वो दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। इसके बारे में आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे G20 की मीटिंग आप लोगों ने देखी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। तो मोदी जी के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये जो टर्म होते हैं जिसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बोल दिया, यानी कि चाइना जो है LAC के पास में हमारे एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है लद्दाख वाले रीजन में, तो इसलिए बोला गया कि ये काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर कहीं ना कहीं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं संप्रभुता के बारे में हम लोगों ने बात की, जो 20वीं मीटिंग थी यहां पर ये, ठीक है। तो वर्चुअल मीटिंग थी, यानी कि ऑनलाइन यहां पर बातें कर रहे थे सब बैठकर, तो ये याद रखिए इसके बारे में। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कितने मेंबर हैं, तो ऐसे आप लोगों से यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आज के में कितने हैं, तो टोटल मिलाकर 8 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। जो इसको स्टार्ट किया गया था, इसको 1996 में स्टार्ट किया गया था, उस टाइम पर इसके मेंबर थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान। तो ये मेंबर थे जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आगे चल के 2001 में उज्बेकिस्तान के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया, और इंटरेस्टिंग यहां पर यह है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा भी इसको ज्वाइन कर लिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका, पर लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये संघाई में नहीं है, ये बीजिंग में है। यानी कि यहां पर आप लोगों को जो कैपिटल है चाइना की बीजिंग, वहां पर ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले इसको संघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था, फिर आगे चलकर इसका नाम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट एक जो आप लोग याद रखना है, हमारी कंट्री के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन किया गया तो पाकिस्तान हमारा लंगोटिया यार हमारे साथ में यहां पर गया, और ये जो मीटिंग थी 2017 में हुई, कहां पर हुई, ये अस्थाना कजाकिस्तान में ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, जहां पर हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप लोग इसको। इसी के साथ में जो इसकी मीटिंग को चेयर करते हैं, ये हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होते हैं जो इसको चेयर करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कई बार आप लोग नेटो, जो नेटो है यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड का, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप लोग जानते हैं, जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर जो इसको यूरेशियन, यानी कि रशिया भी है ना इसमें, तो यूरेशियन इसको एक तरीके से, या फिर एशियन, इसको नेटो के नाम से भी कई बार आप लोग जानते हैं। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज और रशियन लैंग्वेज यहां पर यूज की जाती है, और ये म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अभी आने वाले टाइम में इसमें हो सकता है जल्दी से कोई और भी मेंबर जुड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि अफगानिस्तान में से यूएस से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए चाइना और जो रसिया है वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और जब से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने जो ईरान को अलग थलग कर दिया था, तो आने वाले टाइम में ईरान भी इसका मेंबर बन सकता है। बाकी बेलारूस और मंगोलिया, ये 4 ऑब्जर्वर स्टेटस है आज की डेट में। डायलॉग पार्टनर कौन है, अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की, ये आज के डेट में डायलॉग पार्टनर है। गेस्ट के तौर पर किसको बुलाया जाता है यहां पर, यह साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसी के साथ में कॉमनवेल्थ, तुर्की यहां पर है, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशन, ये यहां पर एज ए यहां पर जो अटेंड किया जाता है इनके द्वारा, यहां पर ये गेस्ट के तौर पर इसको अटेंड करते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन, यानी कि यूरोप प्लस एशिया, क्योंकि रसिया भी है इसमें। रसिया एक ऐसा कंट्री है जो यहां पर आप लोगों को यूरोप और एशिया दोनों में देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट रसिया के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन इसका यूरोप के अंदर आता है और ये वाला पोर्शन इसका एशिया के अंदर आता है, तो फ्यूचर में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, तो ये सुनिए थोड़ा सा, जिसका ये वाला पोर्शन है, ये एरिया कम है
पर लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा इस एरिया में रहती है। ये वाला पोर्शन एरिया ज्यादा है पर लेकिन पॉपुलेशन इसमें कम रहती है, यानी कि एरिया कम में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और ज्यादा एरिया में कम पॉपुलेशन रहती है। इसलिए कई बार रसिया जो है अपने आप को यूरोपियन कंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप में ज्यादातर इसकी पॉपुलेशन रहती है, एशिया में कम पॉपुलेशन रहती है। तो यूरेशियन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यूरोप और एशिया के मेंबर आप लोग यहां पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी ये यहां पर 20वीं मीटिंग थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी G20 के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी लास्ट लेक्चर में भी। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, G20 के बारे में आप लोग ये बताइए कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है 2021 में, वो कौन सी कंट्री यहां पर उसको चेयर करने वाली है, और 2022 में कौन सी कंट्री चेयर करने वाली है G20 की मीटिंग। तो ये आप लोग बताइए। ओके, आज का जो कार्टून है आप लोगों के सामने यहां पर ये है, तो ये इसको आप लोग देखिए। इसके बारे में यहां पर बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आया, एक तरीके से बिहार के बारे में जो बातें चल रही हैं, ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तरीके से आप लोगों को लेना है। देखिए कई सारे बच्चे जब डिस्कशन देखते हैं, एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर क्या ये जो डिस्कशन है ये एनडीए और स्टेडियस के लिए फायदेमंद है। यार जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाएगा ना आप लोगों से, ये लेक्चर हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। चाहे वो आप लोग किसी छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अच्छा ये रहेगा अगर आप लोग छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और इस डिस्कशन को आप लोग देख रहे हैं, तो जो आप लोग के साथ में वहां कंपटीशन में बैठेंगे उनसे बहुत ऊपर होंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरीके से यूपीएससी के लेवल का हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो सारा डेटा आप लोग एकदम क्लियर हो जाता है माइंड में, सारे फैक्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी आप लोग के साथ में बच्चे होंगे वो आप लोग के सामने टिक नहीं पाएंगे अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग यहां पर इस डिस्कशन को देख रहे हैं। तो ये इसीलिए इसको इस लेवल पर मेंटेन रखा गया है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग यहां पर कवर कर लेंगे उतना ही अच्छे से आप लोग का माइंडसेट डेवलप होगा। और ये थोड़ी ना जरूरी है आप लोग कल को अगर मान लीजिए सिपाही बन गए तो उसी पोस्ट पर आप लोग रहना है, कोई भी जॉब मिल जाए उसके बाद में नेक्स्ट जॉब के लिए तैयारी कीजिए अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चलिए, तो हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा ये, जिसमें भी करंट अफेयर आप लोगों को किसी भी तरीके से पूछा जाता है। और एग्जाम में छोड़िए, डे बाय डे की लाइफ है ना आप लोगों की, उसमें फायदा पहुंचाएगा। आप लोगों को किसी के साथ में डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई आप लोगों से आकर कुछ बातें पूछे तो इज्जत बेइज्जती भी जहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है तो वहां पर भी हेल्प करेगा। तो 40 से 50 शब्द में यहां पर आप लोग इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि इस पिक्चर से आप लोग क्या समझते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूं। जो यहां पर ये आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी होती है, किस आर्टिकल के अंडर में आती है बताइए तो जरा, ये अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो हमारी कंट्री में अभी 15वां फाइनेंस कमीशन है जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई है। ये है एनके सिंह जी की अध्यक्षता में ये फाइनेंस कमीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन फाइनेंस कमीशन के बारे में बता दूं, फिर आर्टिकल के अंदर हम लोग घुसेंगे। फाइनेंस कमीशन जो है हमारी कंट्री में एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जो बॉडी हमारी कंट्री में बनाई जाती है ये आर्टिकल 280 से निकल कर आती है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है कि इसको स्टैब्लिश करे। तो कौन स्टैब्लिश करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करता है। पहला फाइनेंस कमीशन हमारी कंट्री में कब लाया गया, तो ये क्वेश्चन है। तो ये है 1951 में हमारी कंट्री में ये फाइनेंस कमीशन लाया गया। सेंटर और स्टेट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य की गवर्नमेंट है उसके बीच में जो पैसा है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा किया गया है उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, किसको कितना पैसा मिलेगा, ये डिसाइड करता है आने वाले 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है ये हमारी कंट्री में अभी जो रिकमेंडेशन देगा ये आने वाले 5 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर ये 2025-26 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो रिकमेंडेशन है 15th फाइनेंस कमीशन, ये सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहां पर इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह हमारी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको जीएसटी डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बाद में हमारी कंट्री में पहला फाइनेंस कमीशन है ये, तो जो एक नया टैक्स रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाया गया आजादी के बाद, तो उसके बाद में पहला फाइनेंस कमीशन है जो यहां पर ये हमारी कंट्री में आ रहा है। तो रिकमेंडेशन जो देगा यहां पर जिस तरीके से इसके द्वारा चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है ये आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएगी जो भी आप लोगों के लिए आएंगे। इवन जो यूपीएससी का जो मेंस भी आप लोग लिखने जा रहे हैं तो ये फाइनेंस कमीशन की तैयारी कर जाइएगा आप लोग, क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों वहां पर इसमें से मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। इसी के साथ में आप लोगों को पता है 2019 में क्या हुआ हमारी कंट्री में, 2019 में अगस्त के महीने में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 में चेंज किया गया, तो स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसलिए भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई अब यहां पर उसमें भी उसको अपना चेंज करना पड़ा, अलग से पैसा एलोकेट करना पड़ा यहां पर जो नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है ताकि उनको ढंग से डेवलप किया जा सके। तो इसलिए भी फाइनेंस कमीशन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को। एक और इंपॉर्टेंट बात,
कई सारे बच्चों के कंफ्यूजन माइंड में ये लेकर आता है बेसिकली स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। जैसे सेंटर का सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो गया, ऐसे स्टेट लेवल पर भी फाइनेंस कमीशन होता है जिसको आप लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। वहां पर उसको कौन अपॉइंट करते हैं? वहां पर अपॉइंट करते हैं वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर कौन अपॉइंट करेगा? यहां पर करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है स्टेट के अंदर में हमारी कंट्री में किसके बेस पर लाया गया? तो 73rd और 74th यानी कि 73वां और 74वां संविधान में जब संशोधन किया गया, कब किए गए ये संशोधन किए गए 1992 में। ठीक है, तो ये संशोधन जब 1992 में हमारी कंट्री में किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी बनाई गई जो कि ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से लोकल बॉडी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश कर रही थी। तो अगर कोई बॉडी आप लोग बना रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंस भी आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग इसको कैसे समझिए, आप लोग कल को कोई ऑफिस खोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑफिस खोलेंगे तो आप लोग को उसका किराया भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। वहां पर अगर आप लोग एक सफाई करने वाला रखते हैं तो उसको पियोन को भी आप लोगों को वहां पर सैलरी देनी पड़ेगी। कुछ और मेंबर रखते हैं तो वो भी काम आप लोग करना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है यहां पर जो पंचायती राज सिस्टम और जो म्युनिसिपैलिटी है उस लेवल पर जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंस की रिकमेंडेशन देने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन यहां पर लाया गया संविधान में संशोधन करके। आर्टिकल यहां पर ये 243I जो यहां पर इसमें अंदर ऐड किया गया। मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिटी पढ़ाते हुए, किसी के बाद भी अगर कैपिटल शब्द में ABCD लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह कि वो ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था, वो चेंज कर अमेंडमेंट कर संविधान में ऐड किया गया है। तो स्टेट ऑफ गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो फाइनेंस कमीशन है 5 साल के लिए। आर्टिकल 243Y जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है। तो फाइनेंस कमीशन जो रिव्यू करेगा हमारी कंट्री में खासकर लोकल लेवल पर, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन जो म्युनिसिपैलिटी है, तो जो भी रिकमेंडेशन यहां पर एक तरीके से दी जा रही है तो उनको रिव्यू करेगा गवर्नर के द्वारा, जो भी यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन म्युनिसिपैलिटी और मेक द रिकमेंडेशन टू द गवर्नर, तो यहां पर ये भी यहां पर निकल कर आएंगे कि हाँ भैया ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं, उनको सुधारा जाए। पर लेकिन कंसर्न रहता है यहां पर स्टेट के लेवल पर, वो क्या रहता है? एक तो रेगुलरली इनको सेटअप नहीं किया जाता है। कई सारे राज्य तो ये बोलते हैं क्या करना है यार, पंचायत के लेवल पर म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश कर अपने आप पैसा दे देंगे जितना होगा हमसे। ठीक है, इसी के साथ में इनको प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट नहीं की जाती है, तो इनकी जो कुशलता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। कई बार डेटा इनके पास में अवेलेबल नहीं रहता है क्योंकि एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, डेटा कहां से करेगा? कोई वहां पर एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होना चाहिए सारी चीजें इकट्ठी करके लेकर चलने का, वो भी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन और जो लोकल गवर्नमेंट है वो कई बार यहां पर एक तरीके से इंफीरियर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा जाता है एज कंपेयर टू यूनियन फाइनेंस कमीशन के, तो उनको वैसे भी इज्जत नहीं दी जाती है कई बार। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। अभी एक वीडियो में देख रहा था यहां पर एक मतलब वो नहीं स्टैंड अप जो शो है यहां पर ये, तो उसको वीडियो को मैं देख रहा था, तो उसमें बेसिकली जो देहरादून के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वहां पर, तो उसके वो मसूरी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में वहां पर एक स्टैंड अप शो था वहां पर, तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक IAS बनता है, एक IPS बनता है, तो उसके नीचे जब दूसरे जो डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई रेलवे में जा रहा है, कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में जा रहा है, ठीक है, तो कोई रेवेन्यू सर्विसेज में जा रहा है, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? तो वहां पर हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर उनकी इंटेलिजेंस आप लोग चेक करोगे तो ऐसा नहीं कि IAS जो बन गया वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और जो IPS बना या फिर IRS बन गया वो इंटेलिजेंट नहीं था। हाँ, ये है कि इसने थोड़ी सी गलती ज्यादा कर दी यहां पर और ये वाला उस टाइम पर गलती को सुधार कर ले गया, पर इंटेलिजेंस में हो सकता है कि इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। पर लेकिन पोस्ट जो बन गई तो ये हो गया कि ये इंफीरियर पोस्ट है और ये सुपीरियर पोस्ट है। सब IAS के बारे में बात करते हैं, तो यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो है यहां पर लोकल बॉडीज का भी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, पर लेकिन उनको उस लेवल पर एक तरीके से इज्जत नहीं मिलती है जितनी इज्जत यहां पर मिलनी चाहिए। तो ये इज्जत बेइज्जती वाली बात बेसिकली यहां पर सामने निकल कर आ रही है। अब आर्टिकल के अंदर घुसते हैं थोड़ा सा। यहां पर आर्टिकल में जो बातें की जा रही है वो ये बातें की जा रही है कि हमारी कंट्री में भी मंडे को जो 15th फाइनेंस कमीशन है हमारी कंट्री में, तो उसके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है किस तरीके से जो रिवेन्यू शेयर करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर टैक्स को लेकर आने वाले 5 साल के लिए उसको एक तरीके से रख दिया गया है गवर्नमेंट के सामने। तो ये जो प्रपोजल है ये आने वाले टाइम में 2025-26 तक का यहां पर हमारा जो एक खाका तैयार करके देगा। अभी पब्लिक डोमेन में ये नहीं आया, रीजन उसका ये है क्योंकि पार्लियामेंट में रखा जाएगा इसको, पहले पार्लियामेंट में जब रखा जाएगा तब वहां से पब्लिक डोमेन में फिर आएगा। तो अभी ये सिक्योर है यहां पर। तो गवर्नमेंट कितनी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करती है और कितनी रिजेक्ट करती है वो तो यहां पर पता चलेगा जब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 14th फाइनेंस कमीशन जब हमारी कंट्री में लाया गया था तो उस टाइम पर इसने काफी बड़ा चेंज लाया था। तो 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे आप लोग बताइए तो जरा। काफी इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंस कमीशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा पहले राज्य को 32% पैसा दिया जाता था, पर इसने बढ़ाकर उसको 42% कर दिया। यानी कि सेंटर जो है पहले राज्य को 32% शेयर देता था, अब सेंटर जो है वो 42% शेयर देता है। यानी कि सीधा सीधा 10% का जंप उसने किया कि राज्य गवर्नमेंट को यहां पर एक तरीके से 10% और यानी कि 42% तक जो है टैक्स का शेयर मिलना चाहिए।
पर लेकिन ये टैक्स का शेयर दिया तो गया, पर लेकिन जो रियलिटी में अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखेंगे वो ऐसे इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। रीजन क्या था, रीजन समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारी कंट्री में जो मेन स्कीम होती है, दो तरीके की स्कीम होती है। एक तो होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल की जो सेक्टर स्कीम होती है एक तो होती है, एक होती है सेंटर की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, दूसरा ये होती है। यानी कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसमें सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 100%, ठीक है, यानी कि जो भी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है इसमें राज्य स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, आधा पैसा राज्य आधा गवर्नमेंट सेंटर देगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट देगी। ऐसा भी होता है कई जगह की 25% जो है वो स्टेट देगी और यहां पर 75% जो है वो सेंटर देगी, यानी कि शेयरिंग फॉर्मूला रहता है। तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से शेयरिंग फॉर्मूले में यहां पर चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारी जो मैक्सिमम सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी वो यहां पर खत्म करनी इनके द्वारा स्टार्ट कर दी गई। ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग 10% जो रुपीज हैं वो ज्यादा दे रहे हैं, यहां पर 10% टैक्स जो है हम लोग ज्यादा दे रहे हैं यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसलिए हम लोग ये स्कीम क्यों इंप्लीमेंट करें, अब स्टेट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करें। और पर्पज भी यही था यहां पर फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन यही चाहता था कि देखिए मान लीजिए एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक राज्य हो तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में क्या क्या चीजों की कमियां हैं और उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजों की कमियां हैं, तो दोनों में अलग अलग है। एक जूता दोनों के पैरों में फिट तो नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए कंडीशन यहां पर ये निकल कर आई कि ये अपने आप डिसाइड करें लोकल एरिया पर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए यहां पर इनको 10% ज्यादा पैसा दिया गया ताकि ये अपनी स्कीम अपने हिसाब से डिसाइड कर सके। पर लेकिन और भी कमियां खामियां यहां पर जो देखने को मिली वो ये थी, इन्होंने टैक्स तो यहां पर ये इनको दे दिया, पर लेकिन फिर क्या किया, ये टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस न करके सेस के ऊपर फोकस करने लगे, सरचार्ज के ऊपर फोकस करने लगे। टैक्स, ये सेस और सरचार्ज क्या होता है, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जब आप लोग कोई टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स आप लोगों ने पे किया तो उस पर 1% सेस लगा दिया, तो वो सेस जो होगा मान लीजिए एजुकेशन का सेस है, मान लीजिए इन्वायरमेंट का सेस है, मान लीजिए वो सेस ऐसा है जहां पर अगर बात करें कि अगर जीएसटी में जो पैसा इकट्ठा किया जाना है अगर वो पैसा पूरा इकट्ठा नहीं होता है तो वहां पर सेस लगा दिया, उसकी भरपाई यहां से करेंगे। यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए सेस लगाया जाता है उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होता है, तो स्टेट के साथ में शेयर नहीं होता है यहां पर ये, तो इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा ये पैसा, तो इन्होंने सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से जो एक्चुअल जो टैक्स शेयर था यहां पर स्टेट का वो और घटना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्टेट को और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी स्टार्ट कर दी। जब जीएसटी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 को, तो उस टाइम पर सारे राज्य चिल्ला रहे थे कि भैया यार तुम जीएसटी तो इंप्लीमेंट कर रहे हो, पर लेकिन क्या हम इससे पूरा सेटिस्फाई रह पाएंगे, क्योंकि हमारा रिवेन्यू शेयर कम हो जाएगा, यहां पर हमारा टैक्स का कलेक्शन जो है, जो आज के डेट में हम लोग अलग अलग टैक्स लगाते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि बच्चे चिंता मत करो, हम आपको ना बहुत अच्छे से भरपाई करेंगे, जहां पर भी हम लोगों को कमी दिखेगी कि हाँ आप लोगों का टैक्स जो है वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि ये बातें यहां पर सेंटर के द्वारा बोली गई। पर लेकिन सेंटर जो है वो गिरगिट निकला। जैसे यहां पर प्रॉब्लम हुई, पेंडेमिक आया, सेंटर ने रंग बदल दिया। सेंटर बोला भैया देखो हमारे पास में पैसा नहीं है, आप लोगों को पता है कि पेंडेमिक आ गया है और कोविड-19 की वजह से डेडलॉक जो लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो गया है, तो हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हम तुम्हारी भरपाई कैसे करें। तो ये बातें यहां पर निकल कर आई। तो कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने देखे, कई सारे लोगों ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो यार आराम से मार्केट से पैसा उठा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को तो यहां पर फिर भी उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो आप लोग क्यों नहीं मार्केट से पैसा उठाकर यहां पर इनका जो शेयर है वो दे देते हैं। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये एक नेचुरल, एक तरीके से ये जो पेंडेमिक यहां पर आया है ना, ये नेचर का कहर है, ठीक है। तो एक तरीके से ये बोला गया उनके द्वारा कि एक्ट ऑफ गॉड है। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जैसे इसको एक्ट ऑफ गॉड बोला गया, तो फिर दुनिया भर के कार्टून निकल कर आए कि कोविड-19 इज ए एक्ट ऑफ गॉड। तो यानी कि अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो अब राज्य जो है वो अपने हिसाब से करते रहे, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तो पल्ला झाड़ने का तरीका एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया यहां पर। तो जो सेंटर है उसके द्वारा अगर कमीशन के बारे में बात करें तो वो यहां पर अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन निकल कर आती है। हालांकि कई अनयूजुअल आइडिया जो है वो भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया था, कमीशन को, कि इनके ऊपर भी फोकस दे दें। पहला तो यह था कि नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए, किसके लिए, डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर मान लीजिए आज की डेट में आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये 4 लाख रुपए हैं, ये 4 लाख रुपए ये 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए आप लोगों को लोकल एरिया में जहां पर भी जितने बच्चे दिखते हैं उनको आप लोगों को इकट्ठा करना है। मैं कई सारे गांव हम लोग चूज कर लें, मान लीजिए मैं आप लोगों की एक टीम बना लूं, वॉलंटियर की टीम, ठीक है, और वॉलंटियर की जो टीम है मेरे पास में 4 लाख की सेविंग है, वो 4 लाख की सेविंग जो है मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दूं अलग अलग राज्य में। मान लीजिए हम लोग मान लीजिए यहां पर 10 राज्य चूज कर लेते हैं, तो 10 राज्य में अलग अलग गांव चूज कर लेते हैं हम लोग। तो सबको यहां पर हम लोगों ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप लोग क्या करें, अपने एरिया में बच्चों को पढ़ाइए और जो किताबें वगैरह
हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा कि आप लोगों के पास में रिसोर्सेज मैं दूंगा पर मेहनत आप लोगों की रहेगी। तो थोड़ा बहुत टाइम निकालकर अपनी पढ़ाई से या फिर जॉब अगर आप लोग करते हैं तो एक तरीके से वहां पर उनको पढ़ाने स्टार्ट आप लोग कर दीजिए। खर्चा आप लोगों को नहीं करना है, बस मेहनत आप लोगों को करनी है, बाकी जो भी चीजें है वो मैं आप लोगों को दूंगा। तो मान लीजिए 4 लाख में से आप लोगों ने 3 लाख खर्च किए, 1 लाख बच गया। अब ये 1 लाख क्या करना है, ये 1 लाख जो होगा अब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि मैं ये बोलूंगा कि अगले साल फिर मैं आप लोगों को 4 लाख रुपए दूंगा, पर लेकिन ये 1 लाख रुपए मेरे पास वापस आ जाएंगे, मैं 4 लाख दूंगा नहीं। अब 1 लाख तो ऑलरेडी बचे हुए हैं, मैं 4 लाख दूंगा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों को। तो क्या हो गया, ये नॉन लैप्सेबल हो गया, यानी कि 1 लाख जो है वो ऐड हो गया आगे, वो लैप्स यहां पर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। अब बात की जा रही है यहां पर इंसेंटिव देने के लिए उन स्टेट को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप लोगों को पता है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जैसे तैसे कर अपनी जिंदगी का बसर गुजारा करते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अकाउंट में हर महीने अगर उनके अकाउंट में 1-1, 2-2, 4 देना स्टार्ट कर दें तो उनका मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा, किताबों का खर्चा निकल जाएगा। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रही है। पर लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, गांव के प्रधान के पास में पैसा भेजे और प्रधान को बोले कि यार अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो प्रधान अगर अच्छा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पर प्रधान अगर हरामी आदमी है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसको पचा जाएगा। ठीक है, पचाएगा भी नहीं, डकार भी नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के थ्रू चाहे किसी को पेंशन देनी है, चाहे किसी को अकाउंट में पैसा भेजना है, किसानों का पैसा भेजना है, महिलाओं के लिए पैसा भेजना है, तो जो भी यहां पर इंसेंटिव देने हैं, खासकर अगर हमारी सोसाइटी में दिव्यांगजन है उनके लिए कोई स्कीम लानी है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में चली जाएगी, बिचौलिए यहां से खत्म हो जाएगा। तो जो भी राज्य यहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है उसके लिए अलग से पैसा आप लोगों को देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लाया गया। पर लेकिन यहां पर जो कंडीशन ये बन रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा भी तो कर सकती है, जो देखने वाली बात है कि अपने वाले जो राज्य हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर है और उसी की गवर्नमेंट जो स्टेट में है, तो इन पैसों को वहां पर ज्यादा यूज कर सकती है। ये तो ये भी कंडीशन बन सकती है, तो ये भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम रहती है, देखिए जब फाइनेंस कमीशन जो है वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, तो उस टाइम पर ये देखता है किस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है। जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा खर्चा चाहिएगा। अगर मान लीजिए एक घर में 5 आदमी है और एक घर में आज के में 15 आदमी है, तो 15 आदमी का जो घर है उसमें खाने पीने के लिए भी ज्यादा खर्चा चाहिएगा, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ के लिए, तो उसको पैसा ज्यादा दिया जाता है। हालांकि ये यहां पर अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि जो साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, जब यहां पर बात की गई फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन के बेस पर पैसा देगा, तो 1971 का सेंसस यूज किया जाता था। यानी कि इनके द्वारा अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया उस टाइम पर कि यार पॉपुलेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, और एक तरीके से पॉपुलेशन अगर ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो हम लोग इफेक्टिवली अपनी पॉपुलेशन को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, वो सारा काम कर पाएंगे। पर लेकिन उस टाइम पर पॉपुलेशन के शेयर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अब ये तो इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। अब यहां पर जिसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब यहां पर पैसा ज्यादा किसको मिलेगा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। टैक्स कौन ज्यादा पे कर रहा है, टैक्स वो पे कर रहा है जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहां पर टैक्स तो ये ज्यादा पे कर रहे हैं, पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है, बिहार वाले और यूपी वाले की, तो यहां पर पैसा ज्यादा जाएगा एक तरीके से। और जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है इनडायरेक्ट वे में, उनको एक तरीके से पेनलाइज किया जा रहा है, यानी कि उनके ऊपर तो पेनल्टी लग रही है कि तुम्हारी पॉपुलेशन कम है और तुमको कम पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से ये हो गया, इनके द्वारा बोला गया कि 1971 का जो सेंसस है उसके हिसाब से पॉपुलेशन को आप लोगों को काउंट करना है और उसके हिसाब से ही पैसा देना है। यानी कि आज की डेट में जो पॉपुलेशन आ गई है 2011 में, तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तब से लेकर आज की डेट में। आप लोग कंपेयर करते हैं तो 50 साल में दुनिया भर के लोग पैदा हो गए हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें उन 50 साल में, तो यहां पर आप भी पैदा हो गए, इसी ड्यूरेशन में मैं भी पैदा हो गया हूं, तो हम लोग सारे इसी ड्यूरेशन के बीच में पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है कई सारे राज्य की। तो अब उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की नहीं है, तो इसका मतलब पैसा उनको ज्यादा मिलेगा। यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बोला गया था और उन्होंने कंट्रोल नहीं की, फिर भी उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। उनको तो कम पैसा मिलना चाहिए, आप लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया है। और जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया और जनता को पढ़ाया लिखाया, अच्छा खासा टैक्स पे कर रहे हैं, उनको कम पैसा मिल रहा है। तो यहां पर पेनल्टी लग रही है एक तरीके से। तो इसलिए सदर्न इंडिया के राज्य बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, उससे हमसे कोई फर्क नहीं है, हमको आप लोग 1971 का सेंसस यूज करो और इसके हिसाब से पैसा दो, क्योंकि हमने तो मेहनत कर यहां पर जनता को एक तरीके से अवेयर कराया, पॉपुलेशन को कम करो, और आप लोग हम ही को पेनल्टी दे रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा देखने को मिला। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो एक्चुअल शेयर जो है यहां पर उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। आरबीआई असेसमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो ऑलरेडी जो है स्लो चल रहा है इकोनॉमी में, पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो इसकी वजह से दिक्कत काफी ज्यादा झेलनी पड़ रही है राज्य गवर्नमेंट को। और सदर्न इंडिया में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो उनको कम पैसा मिलेगा। तो ये भी एक मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आता है। अगर बात करें फाइनेंशियल जो पैनल है उसके द्वारा जो इंटरिम रिपोर्ट अभी यहां पर रखी गई है, यानी कि
जो हमारी कंट्री में अभी ये फाइनेंस कमीशन है, इंटरिम रिपोर्ट इसके द्वारा रखी गई थी। इंटरिम होता है बीच की एक रिपोर्ट, तो 2020-21 में इसके द्वारा एक रिपोर्ट रखी गई थी जो लास्ट ईयर पर। लेकिन अभी जो यहां पर अगर बात देखें, जो फाइनल रिपोर्ट निकल कर आई है तो ये सामने निकल कर आई है। उस टाइम पर इनके द्वारा ये बोला गया था अभी इंटरिम रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक साथ में पूरी रिपोर्ट नहीं बना सकते क्योंकि डिमोनेटाइजेशन ने देश में काफी ज्यादा चेंज किए, जीएसटी ने काफी ज्यादा चेंज किए, तो इसलिए जरूरी नहीं है एक तरीके से 5 साल में कैसा पैटर्न रहने वाला है, एक रिपोर्ट से हम लोग आप लोगों को बता देंगे। इसलिए अभी एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, इंटरिम रिपोर्ट, फिर जब यहां पर थोड़ा सा हम लोग को और ज्यादा पता चलेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है तो हम लोग दूसरी रिपोर्ट लेके आएंगे जो फाइनल रिपोर्ट होगी। पर लेकिन किस्मत खराब थी बेचारों की, फाइनल रिपोर्ट आने से पहले पहले फिर से और ज्यादा नोटंकी हो गई, पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 हो गया, तो अब तो और ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई, तो फिर से एक इंटरिम रिपोर्ट लेकर आनी चाहिए थी कि हाँ अब तो और ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई, एक फुल रिपोर्ट बाद में लेकर आएंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब ये फाइनल रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, तो फाइनल रिपोर्ट और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में आई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग नहीं है, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि आगे चलकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है यार इस महीने पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है, अपनी दिक्कतें देखते रहते हैं। जैसे यहां पर नहीं देखा फाइनेंस कमीशन ने, जीएसटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, यार अभी सिचुएशन ना खराब चल रही है, आगे जब माहौल सही होगा तब रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, आगे पेंडेमिक आ गया, तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन तो कुछ था ही नहीं उसके सामने, जो पेंडेमिक ने यहां पर एक तरीके से जो दंगल मचाया। तो इसी तरीके से अगर आप लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो ये मत सोचिए उसमें कि हाँ यार उस दिन स्टार्ट करेंगे, अगले महीने स्टार्ट करेंगे, अगले साल स्टार्ट करेंगे, जो करना है उसको कर डालिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोग देखिएगा हो सकता है सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब देखने को मिले, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आगे अच्छी देखने को मिलेगी। तो अपना डेली का टाइम टेबल, डेली का शेड्यूल फॉलो कीजिए, चीजों को पोस्टपोन मत कीजिए, तो ये काम कर रहे हैं। तो अभी यहां पर सेंटर और स्टेट क्या कर सकते हैं, तो देखिए सेंटर के पास में पैसा है दुनिया भर का, तो स्टेट के मिलकर काम कर सकता है। स्टेट डरा हुआ है बेचारा, तो स्टेट को एक तरीके से उसका डर मिटा सकता है, बोल सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत लो, हम तुमको डूबने नहीं देंगे। तो ये इस तरीके से बातें करें उसके साथ में, तो स्टेट भी जो बजट अपना प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर सेंटर मिलकर बात करता है, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। उन्हें कहते हैं बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकलते हैं। तो देखते हैं कितनी बातचीत होती है, कितने सॉल्यूशन निकलते हैं। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, क्वेश्चन तो आप लोगों का रह गई, क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन में बात की जा रही है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, or do you think finance commission is functioning as an arbitrator between यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो एक तरीके से मध्यस्थता का जो रूप यहां पर ये प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ये यहां पर उस तरीके से उसको ढंग से प्ले कर पा रहा है। तो क्रिटिकली एग्जामाइन आप लोगों को इसको करना है और 200 से 250 शब्द में लिखिएगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके शब्द आप लोग हटा लीजिएगा, तो 100 से 150 शब्द में आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसए के तौर पर लिखना है तो वहां पर जितने शब्द पूछे जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं वहां पर निबंध कितने का आता है उसके हिसाब से ले लीजिए 700-800 शब्द में। तो इसको चेंज कर लिया कीजिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब यहां पर आगे चलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, उसके बेस पर आप लोगों के सामने है यहां पर ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे यहां पर बात की जा रही है हेल्थ सिस्टम के बारे में। आप लोगों को पता है कोविड-19 ने काफी बड़ा रोल प्ले कर दिया, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 ने खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर दी ऑल ओवर वर्ल्ड में, और यूरोप में तो यहां पर सेकंड वेव देखने को मिल रही है। पहले कोविड-19 आया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर से यहां पर वर्स कंडीशन करनी स्टार्ट कर दी। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है यूरोप के अंदर में। और इन्फेक्शन जो है, अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करते हैं, हमारे कंट्री में तो कोविड-19 को मजाक के तौर पर लेना स्टार्ट कर दिया। आज के डेट में आप लोगों को अगर मार्केट में बाहर निकलकर देखेंगे तो लगता ही नहीं है कहीं कोविड-19 है, जबकि सर्दियां आ रही है, थोड़ा सा और सचेत हो जाना चाहिए। सर्दियां आती है ना जैसे, तो यहां पर आप लोग खांसी नजला जुकाम देखने को मिलता है, और खांसी नजला जुकाम एक काफी फर्टाइल यानी कि ब्रीडिंग ग्राउंड है यहां पर, जिसमें आसानी से आप लोग कोविड-19 अपनी चपेट में ले सकता है। तो इसलिए कभी भी खांसी नजला जुकाम इस तरह की सिचुएशन से आप लोग बचिए, अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में कवर कीजिए, पानी को थोड़ा सा निवाया, यानी कि उन्हें कहते हैं निवाया पानी कर लेना, गर्म पानी कर लेना, गुनगुना पानी कर लेना। तो इस तरीके से हल्का गर्म पानी में थोड़ा नहाना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से अपनी सेहत का आप लोग को ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज जरूर करिए, इससे आप लोग का इम्यून सिस्टम बना रहेगा। तो ये चीजें आप लोग करनी है, पर लेकिन लोग जो है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आगे दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करते हैं, यूएसए के अंदर उन लोगों की बहुत ज्यादा जान गई है जहां पर सिचुएशन जो है काफी लार्ज स्केल पर मशम पोल्यूशन वहां पर देखने को मिल रहा था, और उन एरिया में जहां पर पोल्यूशन देखने को मिलता है, ये और ज्यादा लंग्स की बीमारी देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। पेंडेमिक जो है आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, कलेक्टिव जो लोगों का जो एक तरीके से चीजें हो गई हैं वो असंवेदनशील हो गए हैं, यानी कि जोक्स बना रहे हैं इनके ऊपर, एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, पर लेकिन जो खतरनाक चीज है उसको ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर नाइदर इज सेकंड वेव नेसेसरी लेस डेंजरस, यानी कि जो सेकंड वेव आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है कि वो कम डेंजरस होगी, ठीक है, कम खतरनाक होगी। अभी कोविड-19 ने इंपैक्ट डाला, थोड़ा कम लग रहा है, हो सकता है फिर से और ज्यादा चीजें देखने को मिले।
तो अब तक कोई यहां पर फ्रीली वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए चीजों को संभाल कर चलना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया था, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है कि डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, उसको भी हम लोग को ढंग से लेकर चलना चाहिए। कई बार आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी कि प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में एक तरीके से रिएक्टिव जो मेजर्स है ना, उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कई सारी चीजें आप लोगों को ऐसे देखने को मिलती है कि यहां पर लार्जली रिएक्टिव रहते हैं, रियलिटी में इंप्लीमेंट जो ग्राउंड लेवल पर होते हैं वो नजर नहीं आते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहां पर एक्ट के अंदर, तो प्रिवेंशन के बारे में बात करें, मिटिगेशन के बारे में बात करें, या फिर रेस्पॉन्ड के बारे में बात करें डिजास्टर रिस्क को, तो ये सारी चीजें जो है प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं होती है। यानी कि कागज में तो चीजें रहती हैं पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। तो ये इस तरीके से सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर आप लोग देखें यहां पर, ये हर एक एस्पेक्ट से यहां पर ये डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिजास्टर आता है आज के में हेल्थ सेक्टर में, तो हम लोग को देखना चाहिए कि हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है। अगर डिजास्टर आता है यहां पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, कहीं बाढ़ आ रही है उसके तरीके से चलना है, कोई सुनामी आ रही है, तो डिजास्टर जो यहां पर निकल कर आते हैं। आप लोगों ने काफी कुछ कंस्ट्रक्ट किया, पता चला वहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें टूट गई, वहां पर एक तरीके से भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे आप लोगों को टैकल करना है। तो डिफरेंट सेक्टर के लिए आप लोगों को डिफरेंट तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। ये तो चीजें समझ में आ गई है कि प्राइवेट सेक्टर हम लोग चिल्लाते रहते थे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ का सेक्टर जो है कम से कम ये गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए। अभी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, यूएसए के अंदर रहता है, तो उससे बात की, तो उसके जानने के बाद में कई सारी बातें पता चली कि यूएसए के अंदर अगर आप लोग जाएंगे ना काफी लार्ज स्केल पर, वहां पर इंश्योरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर वहां पर आप लोग रियलिटी में रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपलसरी कंपोनेंट है वहां पर एक, जिसके चलते हेल्थ जो सेक्टर है उसके अंदर कवर किया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में ट्रीटमेंट प्राइस प्राइवेट हॉस्पिटल ने दबाकर लोगों से पैसे लूटे, यहां पर ओवर चार्जिंग किया गया, इसी के चलते बहुत सारे लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। तो कंडीशन यहां पर यह थी कि खुले आम यहां पर नंगा नाच कर रहे थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वो गरीबों की हड्डियां चूसने में लगे हुए थे। जहां 50,000 रुपए लेने चाहिए उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। इस तरीके से लोगों की एक तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को देखने को मिली। यानी कि अगर बात करें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो गई। प्राइवेट सेक्टर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है यहां पर ड्यूरिंग डिजास्टर, तो ये काफी लार्ज स्केल पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं रहा, ठीक है। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करें ना कि प्राइवेट सेक्टर को लाओ, प्राइवेट सेक्टर को सारा सामान दे दो, तो प्राइवेट सेक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो हम लोग को अब क्या करना चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा हम लोग को विश्वास करना चाहिए। सुना नहीं आप लोगों ने कि नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, तो पब्लिक सेक्टर हमारा पुराना है तो यही काम करेगा, तो इसी के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो इसी को हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए अगर डिजास्टर के साथ में आप लोग को डील करना है। यहां पर तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है यहां पर ये स्टेट और हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी प्लान बनाए, इसी के साथ में मेडिकल जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। जो पॉलिसी मैटर यहां पर होना चाहिए, जैसे हेल्थ हमारी कंट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, वरना इलेक्शन के मुद्दे में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे मुद्दे रहते हैं, उसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन भी उसमें जिस दिन इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया ना, सबसे पहले तो एजुकेशन वहां पर आना चाहिए, ठीक है, हेल्थ आना चाहिए, वहां पर इंप्लीमेंट आना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें, इससे लगता है कि हमारी सोसाइटी एक प्रोडक्टिव सोसाइटी है। तो कई सारे स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी बेस आप लोगों को यहां पर सिस्टम लेकर चलना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर है उनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, खासकर मल्टी सेक्टर एक्शन ले सके, मल्टी कम्युनिटी इंगेजमेंट की जा सके। देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह डॉक्टर मिलेंगे आप लोगों को, कम्युनिटी भी कम से कम इतनी अवेयर हो कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कम से कम थोड़ा बहुत काम तो ये भी कर सके। डिजीज सर्विलेंस यहां पर होना चाहिए, कहां पर किसको क्या क्या बीमारी हो रही है, और हेल्थ केयर प्रोविजन वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, इसेंशियल जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। और प्राइवेट सेक्टर फेल हो गया इसमें, प्राइवेट सेक्टर बस प्रॉफिट के ऊपर रहता है, पैसा चाहिए उसको, इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर हड्डियां चूसने पर लगा रहता है, ठीक है। तो ये बातें बोली गई हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर कोविड-19 के बारे में आप लोगों को पता है काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। अब उसकी दवाई बनाई जा रही है, तो उसकी दवाई अगर आप लोगों को लेकर आगे चलनी है तो कोल्ड स्टोरेज चेन जो है वो आप लोगों को बनानी पड़ेगी ताकि दवाई को रखा जा सके। उसके लिए ऐसा क्यों बोला गया इनके द्वारा, ऐसा इसलिए बोला गया कि आप लोगों को -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दवाइयां रखनी पड़ेगी। अगर इन दवाइयों को आप लोग जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो फिजर करके एक कंपनी है जिसके द्वारा, मल्टी ड्रग कंपनी है जिसके द्वारा कोविड-19 के ऊपर काम किया जा रहा है, और तीसरे फेज में यहां पर इनकी ट्रायल पहुंच चुकी है। तीसरा फेज कौन सा होता है, आप लोग अगर यहां पर देखिए दवाई बनाने का प्रोसीजर है, पहला होता है यहां पर चीजों को एक्सप्लोर करना, दूसरा होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, और तीसरा होता है यहां पर क्लिनिकल डेवलपमेंट ट्रायल जो होती है। तो तीसरा फेज जो होता है इसमें सबसे ज्यादा ये 3 फेज में इसको डिवाइड किया जाता है कि पहले कुछ लोगों के ऊपर ये इसको एक्सपेरिमेंट करना है, फिर बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर, ताकि जनता तक इसको पहुंचाया जा सके। फिर रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल देखने को मिलता है, फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ध्यान देकर मार्केट में दवाई को निकाल दिया जाता है। तो तीसरा फेज सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट फेज होता है, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर इस दवाई को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो तीसरा फेज का जो ट्रायल है उसका रिजल्ट यहां पर अभी आ रहे हैं। तो पोटेंशियल कोविड-19 दवाई आप लोगों के सामने आने वाली है। ये जो दवाई है, जो नॉर्मल दवाई बनाई जाती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे? ये mRNA यानी कि जो M राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यहां पर जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसको यूज कर रही है। ये क्या होता है? आप लोगों से पूछे कि कैसे बना रही है, तो ये टेक्नोलॉजी याद रखेगा, mRNA टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। नॉर्मली अगर अब तक कोई दवाई बनाई जाती थी तो उसमें क्या करते थे, जो इन्फेक्शन है यानी कि जैसे वायरस है तो वायरस का पोर्शन लेकर दवाई में यूज किया जाता था, ताकि उसका एक तरीके से होने के कि उसका एक अपोजिट रिएक्शन वहां से निकल कर आए और उसका वो एंटीबॉडी क्रिएट कर सके यहां पर, ठीक है। पर लेकिन यहां पर ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर एक अलग ही माहौल से यहां पर दवाइयां तैयार की जा रही है। यानी कि अगर बीमारी के बारे में आप लोगों को पता रहेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वायरस का भी कंपोनेंट लेकर यहां पर उसको यूज किया जाता, पर लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब यहां पर आरएनए जो है वो अपने आप ही एंटीजन बना रहा है बॉडी के अंदर जाकर, और बॉडी के अंदर जाकर जब एंटीजन बना रहा है तो बाहर से वायरस को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके चलते कई बार क्या होता था, जब यहां पर इसको यूज कर दवाई बनाई जाती थी तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी ज्यादा देखने को मिलते थे। अब नई जो प्रक्रिया आ गई है एमआरएनए, इसके थ्रू यहां पर नेगेटिव प्रक्रिया भी काफी कम देखने को मिलेगी। और ताकि इसमें बाहर की चीजें इंक्लूड नहीं की जा रही है तो ये ज्यादा फास्टर और ज्यादा इनएक्सपेंसिव यानी कि काफी सस्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। तो जो नॉर्मली कई बार हम लोगों को चिकन एग या फिर एक तरीके से जो मैमल सेल्स जो हम लोगों को जरूरी होती थी उनकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, तो ये और अच्छे से यहां पर काम करेगी। यहां पर एंटीजन क्या होते हैं? जो एंटीजन होते हैं यहां पर एक तरीके से इंक्लूड किए जाते हैं इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ाने के लिए, ताकि बॉडी में एंटीबॉडीज को क्रिएट किया जा सके। तो एक तरीके से इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो ये जो दवाई बनाने का तरीका है ये काफी अच्छा यहां पर आने वाला है। और इसी को फॉलो कर एक और कंपनी है जिसका नाम है यहां पर मॉडर्ना, ठीक है। तो ये भी इसी टेक्नोलॉजी इसी अप्रोच के बेस पर दवाई बना रही है। तो जो साइंटिस्ट की जो बेसिक स्ट्रेटजी है यहां पर, ये एक तरीके से अब ये क्या कर रहे हैं कि स्पाइक जो प्रोटीन है उसको यहां पर टारगेट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये वायरस है, कोरोना वायरस है, इसका जो प्रोटीन है वो क्या करता है, अपने आप को कॉपी करता रहता है। संडे का डिस्कशन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो उसमें कॉपी करता रहता है ये अपने आप को। इसका मतलब ये कि वायरस जो है वो बार बार अपनी कॉपीज बनाता रहता है। तो अगर इसका जो प्रोटीन है जो ये काम कर रहा है, अगर उसी को टारगेट करे जो हरकतें कर रहा है, तो आप लोग इसको रोक सकते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। पर लेकिन लैक ऑफ जो एफिशिएंट वैक्सीन अगर हम लोग को पहुंचानी है लोगों तक, कोल्ड चेन फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं रही तो लोगों तक हम लोग चीजें नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छी बात यहां पर यह एमआरएनए जो नया पैटर्न निकल कर आया, आने वाले टाइम में इसके बेस पर और ज्यादा दवाइयां बनाई जा सकती हैं। तो ये एक नया तरीका हो गया। इसीलिए कहते हैं कि क्यों नहीं कहते कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहां पर आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक और आर्टिकल है यहां पर, ये मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। पर लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है जो आप लोगों को डेली 11 बजे देखने को मिलती है, उसमें ये सारे डे वगैरह में डिस्कस करता हूं। और खासकर वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बेस पर वो रहती है मैक्सिमम, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए। पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें छोटी छोटी जो खासकर एक तरीके से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग को ज्यादा वहां पर देखने को मिल जाती है। तो जो नैनो मैगजीन जो यहां पर यानी कि पीआईबी जिसको आप लोग बोलते हैं, और जो एडिटोरियल डिस्कशन है, इनका कॉम्बिनेशन अगर आप लोग लेकर चल रहे हैं दोनों का, ये आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। और लगभग 1 से सवा घंटा आप लोगों का पूरा ये हो जाता है, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर देखिए दोनों को, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में अपनी स्टडी कर सकें। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर को ये यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक तरीके से मेंटल हेल्थ यानी कि लोग जो हैं मेंटली भी परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, उसके बारे में फोकस दिया जाए, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर यहां पर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट और ग्रेटर एक्सेस, तो यहां पर ये इसकी थीम भी है। तो अभी यहां पर राइटर क्या बता रहे हैं, राइटर ये बता रहे हैं यहां पर, देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में इतने ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है कि हर एक जनता के लिए मेंटल हेल्थ के लोग हम लोग उन तक पहुंचा सके। तो कम्युनिटी में वॉलंटियर होने चाहिए। वॉलंटियर कैसे? मान लीजिए मैं आप लोगों को कुछ लेसन यहां पर पढ़ाऊं मेंटल हेल्थ के बारे में, और वो लेसन में आप लोगों को पढ़ाने के बाद में आप लोगों को बोलूं कि अगर ये सिम्टम्स आप लोगों को दिखते हैं आप लोगों के एरिया में, तो उन लोगों को आप लोगों को बोलना है कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसका ऐसे ऐसे सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। यानी कि मैं अपने आप लोगों को अपने वॉलंटियर के तौर पर एक तरीके से काम करने के लिए बोलूं। मैं आप लोगों को बोलूं कि अपने एरिया में आप लोगों को 4-4, 5-5 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना है। जो किसी रिक्शा वाले के बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले के बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उनको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग वॉलंटियर हो जाएंगे। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए मैं टीचर इकट्ठे करूं यहां पर और मैं सबको यहां पर सैलरी दे पाऊं। इतनी ज्यादा तो अर्निंग होनी है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई टाटा बिरला टाइप का आदमी कर पाएगा। पर लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव हम लोग क्या खोज सकते हैं? वो ऑल्टरनेटिव ये खोज सकते हैं कि जो भी बच्चे आज के डेट में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी बच्चे आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, उनकी मैं एक टीम इकट्ठी करूं और उनको बोलो कि आप लोग पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को यहां पर टाइम अपना वही देना है जो टाइम आप लोगों का फ्री रहता है।
तो वो फ्री टाइम आप लोग दूसरे के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर आप लोगों के पास में पॉइंट होंगे बोलने के लिए, और आंसर राइटिंग में भी चीजें झलकेंगी, तो इसका इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर वॉलंटियर ये काम करेंगे, ना कि यहां पर इतने सारे डॉक्टर आप लोग ला सकते हैं। तो इसके चलते मेंटल हेल्थ डे जो है वो अक्टूबर में ऑब्जर्व किया गया, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। डिस्पाइट मेंटल हेल्थ इशू, जो आज के डेट में आप लोग देखते हैं मेंटल हेल्थ जो इशू है, तो यहां पर फिर भी एक सिग्निफिकेंस जो हेल्थ बर्डन है हमारी कंट्री में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। और खासकर अगर बात करें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है, साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, वो आप लोगों को लार्ज स्केल पर देखने को हमारी कंट्री में नहीं मिलेंगे। अभी एक पत्रिका है जो कि जिसका नाम है अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जो साइकेट्रिक, इसके द्वारा यहां पर बोला गया कि आज की डेट में खासकर पेंडेमिक के टाइम पर जो बच्चों के जो माइंड पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, एक तो अकेला फील कर रहे हैं, वरना स्कूल में जाते थे, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और भी कई सारी एंजाइटी देखने को मिल रही है अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो कई सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो ये रोकना काफी ज्यादा जरूरी है, यहां पर कंडीशन जो है वो खराब होती जा रही है। अगर बात करें स्कूल के बारे में हम लोग जिसे बात करें, तो स्कूल कई सारे क्लोज हैं आज की डेट में, तो बच्चे आज के डेट में घर पर ढंग से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से उनको गुमराह भी किया जा रहा है, कुछ बच्चे गुमराह भी आज के डेट में हो रहे हैं। ऑनलाइन चीजें चल तो रही हैं कई तरीके से, पर लेकिन वो ऑफलाइन को रिप्लेस करने में अभी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट मिलती है ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में नहीं मिल पा रही है। फिर भी अगर आज के डेट में आप लोग देखिए, जैसे आप लोग अगर बात करें, सुपर साइक्लोन आया 1999 में, इसी के साथ में सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म आए 2019 में, तो कई सारे स्टेप यहां पर उठाए गए। यूनिसेफ, इसी के साथ में NIMHANS निमहंस जो बेंगलुरु के अंदर है, एनजीओ भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बहुत सारी ऐसी एनजीओ यहां पर सामने निकल कर आई जिनके द्वारा इन सब एरिया में काम किए गए और उनके साथ में इंगेजमेंट बढ़ाई गई। खासकर पेंटिंग, जो एक तरीके से पेंटिंग का कंपटीशन कराया गया, म्यूजिक का कंपटीशन कराया गया, डांस, क्विज, टॉय मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सारे कंपटीशन बच्चों को एनकरेज करने के लिए इनके द्वारा स्टार्ट किए गए, जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया और कई सारे बच्चे अब स्कूल में भी वापस जाने लगेंगे, तो सिचुएशन और ज्यादा आने वाले टाइम में सुलझेगी। तो सबके लिए प्रोफेशनल लाना ये पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कम्युनिटी में वॉलंटियर तैयार करना ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा जिम्बाब्वे, कनाडा और न्यूजीलैंड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वॉलंटियर लेकर आइए, आप लोग यहां से चीजें सुधरेंगी। तो मेंटल हेल्थ की सोसाइटी को साथ में आकर काम करने की जरूरत है, तभी आप लोग इसको एक सही तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये बात यहां पर बताई गई है, ठीक है। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, नॉर्थ सी जो है वो पैसिफिक ओशन में ये बोला गया है, और इंग्लिश चैनल के थ्रू यहां पर ये ओशन के साथ में कनेक्ट करते हैं नॉर्वेजियन सी को। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2, और कोई सा भी सही नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही आंसर है यहां पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में नहीं है, अटलांटिक ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये आसपास आप लोग इसके नजर आएंगे, जो कि नॉर्थ सी है, ठीक है। तो ये कंट्री हो गया आसपास में। ये जो नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी जो अटलांटिक ओशन के साथ में इसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये इंग्लिश चैनल के थ्रू होता हुआ यहां पर जा रहा है, ठीक है। तो ये है सेकंड स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी सही, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया है, तो लेक्चर को फीडबैक देकर जुड़ जाएगा। आप लोगों को इसको तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आया, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, शेयर भी बिल्कुल नहीं करना है। और पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। फीडबैक अपना जरूर दिया कीजिए। आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिए। ये सारे काम आप लोग करने अगर रियलिटी में एग्जाम में क्लियर करना चाहते हैं। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट आप लोग रह सकते हैं। और जो पिक्चर इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने शेयर की थी, वो पिक्चर जो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेक्चर क्रिएट कर रहे हो क्या, देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे घर से निकलता हूं और बाहर में जाता हूं, तो उस टाइम पर रास्ते में मुझे लगता है कि लेट हो जाऊंगा, तो मैं कई बार ऐसा हुआ है मैंने रास्ते में ही गाड़ी को लगाकर लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। इसीलिए कई बार वॉइस भी आप लोगों को देखने को मिलती है, सही नहीं आती है, तो उस टाइम पर प्रॉपर सेटअप नहीं रहता है, पर हाँ लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बस यही एक एफर्ट रहता है वहां पर। तो आप लोग भी अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने काम को, कभी भी आप लोग एक तरीके से कम मत आके उसको अच्छे से लेकर चलिए। जो भी आप लोग काम करते हैं उसमें कोई भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है, तो डोंट पॉल्यूट योर ड्यूटी, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।